सो बेटे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एसे राइटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, स्कोरिंग कौन कौन से पैरामीटर्स पे की जाएगी और कौन से टाइप ऑफ एसेज आपको आ सकते हैं। न्यू फॉर्मेट के हिसाब से चलें तो एक या एसेज आ सकते हैं। हर एसे को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 20 मिनट्स फॉर वन एसे, 20 मिनट्स ईच। यस, अगर मैं 90 में से स्कोरिंग की बात करूं, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, हमने देखा कि हर एसे 15 पॉइंट का होता है। ये पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको स्कोर दिया जाता है। इन 15 से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आपको लिटरली फ्री के नंबर मिलते हैं। अब वो फ्री के नंबर हमने ग्रैब करने कैसे हैं, वो फ्री के नंबर कैसे? आपका फॉर्म है, फॉर्म एक ऐसे के 4 पैराग्राफ्स बना रहे हो और 200 से 300 अक्षर के बीच में लिख रहे हो तो आपको फॉर्म में 2 on 2 मिलता है। क्या इसके लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ वर्ड लिमिट फॉलो करनी है और 4 पैराग्राफ्स में ऐसे टाइप करना है, दैट इज इट। ये पॉइंटर्स मिल गए। ये जो आपकी जनरल लिंग्विस्टिक रेंज है, डेवलपमेंट एंड कोहेरेंस है, ये वाले पॉइंटर्स भी अगर देखा है तो ऑलमोस्ट स्कोर आपको फ्री का ही है। लिंग्विस्टिक रेंज है, लैंग्वेज, भाषा की रेंज क्या है, कैसी, सब कुछ किया हुआ है। सो इन पैरामीटर्स पे भी स्कोर करने के लिए आपको कोई स्पेशल 3 पॉइंट्स का है, 100% रिलेटेड टू द टॉपिक ही होगा। पैरामीटर समझ लेते हैं, फिर बताती हूँ कि आपको एक लिस्ट में से आए या बाय चांस ना भी आए, ऐसा लिखना नहीं आता। एंड बिलीव मी, ग्रामर में पॉइंट्स लेने के लिए हम खुद से वहां के पॉइंटर्स बनाने का रिस्क लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज, जब आप टॉपिक के हिसाब से सोच सोच के वहीं पे लिखोगे तो 20 मिनट कम पड़ सकते हैं जब पॉइंटर्स सोचने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो खुद से लैंग्वेज बनाओगे उसकी ग्रामर की कोई श्योरिटी नहीं है। तीसरी गलती जो हो सकती है, जल्दी में जब टाइम को कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा तो खुद पॉइंटर्स बनाने के चक्कर में टाइपिंग एरर्स भी हो जाएंगे जिसके स्पेलिंग्स में स्कोर डिडक्ट होंगे। इसीलिए हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जाएं। सिंपल लैंग्वेज में मुझे यहीं पे पता है अपने पेपर में क्या लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन आई गेट। सिर्फ टॉपिक को पढ़ के हमने ये देख लेना है कि कौन से टाइप का एसे है। ये हमने बात की है बेनिफिट्स की, फेवर की, अगेंस्ट की, प्रॉब्लमेटिक की, सॉल्यूशंस की। हमने स्टेटमेंट पढ़ के सिर्फ इतना पहचानना है कि ये स्टेटमेंट कौन से टाइप की है। उसके बाद क्या लिखना है वो सब हमें ऑलरेडी पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एग्जाम। ये आपकी एसे लिस्ट है। यस, इस लिस्ट में जितने क्वेश्चंस हैं 99% आपको एसे में इसी में से आएंगे। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ योर पीटी एग्जाम। हमने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। अब मैंने बहुत से बच्चों को अक्सर देखा है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या ऑनलाइन भी कई बार बच्चे क्वेरी हैंडलिंग के लिए पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैम इतने एसेज याद कैसे करें। ह्यूमनली इम्पॉसिबल। यू हैव टोटल ऑफ 58 एसेज। मैंने कोई 100, 200, 300 एसेज नहीं दिए हुए क्योंकि मुझे पता है आपको टर्म्स इसी में से आएंगी। पैराफ्रेजिंग जरूर हो सकती है। पैराफ्रेजिंग भाषा का हेरफेर, लैंग्वेज थोड़ी सी मोल्ड हो सकती है, उससे ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। अब बच्चे 100-100, 150-150 एसे याद करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको इतने एसेज याद करने की। स्टेटमेंट्स को सिर्फ रीड करना है, याद करना क्या है। ये आपके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। वी हैव कंपाइल्ड दीज पॉइंट्स। सिर्फ इतने से बस आपको एसे, आई ऑलरेडी सेड 99% आपकी लिस्ट में से आएगा, यानी इन 58 एसेज में से ही आएगा। 1% पॉसिबिलिटी
कि नहीं आया, या स्टेटमेंट ऐसे मोल्ड होके आ गई कि मैं वहां पे नहीं समझ पाई ये कौन सा एस्से है। ये भी तो हो सकता है ना कि हम इतने कंफ्यूज हो, हम समझ ही नहीं पाए ये कौन सा एस्से है। तो नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि ये जो आपके फिक्स्ड पॉइंटर्स हैं, आप कोई मर्जी एस्से आ जाए हर एस्से में फिट कर पाओगे। इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमसे 200 वर्ड लिखे नहीं गए, या हमने लिंग्विस्टिक रेंज में, वोकैबुलरी में, कंटेंट में स्कोर इसीलिए लूज कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस एस्से के बीच में लिखना क्या है। हर पॉइंट पे आपको गारंटीड पता होगा आपने लिखना क्या है। टेम्पलेट डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशंस पे। वन साइडेड एस्से का टेम्पलेट डिस्कस करते हैं, ठीक है, और एक स्टेटमेंट पिक करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आपकी एस्से की लिस्ट में देखिए बेटा, एस्से नंबर 1, एस्से नंबर 1 कहता है, इन द प्रेजेंट एरा ई बुक्स आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल बुक्स। कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है, जो ई बुक्स है उन्होंने किसकी जगह ले ली है, ट्रेडिशनल बुक्स की। क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है, योर ओपिनियन अबाउट दिस। इस स्टेटमेंट में आप अपने विचार बताइए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। हमने शुरुआत में बात की कि कम से कम 200 वर्ड लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 लिख सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 20 मिनट में पहले से लेके आखिरी वर्ड तक खुद सोच सोच के सेंटेंसेस बनाऊं। क्यों? क्योंकि मेरी लिंग्विस्टिक रेंज, वोकैबुलरी, ग्रामर सब गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसी की हेल्प लेते हैं। फिक्स स्ट्रक्चर, टेम्पलेट, ये आपने सबसे पहले तो अच्छे से याद कर लेना। कोई फुल स्टॉप, कॉमा, स्पेलिंग की गलती के आपको याद होना चाहिए। हर रोज डिस्कस करती जाऊंगी, आपको रोज याद हो ही जाएगा। और जितना ज़्यादा टाइप करेंगे फ़ायदा क्या होगा, टाइपिंग स्पीड भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड, एरर्स जो आते हैं टाइपिंग में, जो बड़े नेचुरल एरर्स हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो 4 पैराग्राफ्स बने हुए हैं। सबसे पहले हम टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो कि आप किस बारे में लिखने वाले हो। हमने कहा हम ये एस्से 1 साइडेड लेके चलेंगे, सारे फायदे बताएंगे किस चीज़ के, ई बुक्स के, बिल्कुल। यस, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है इंट्रोडक्शन की? इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट डैश। इस पहले डैश में हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नेम फिल करना है, यानी कि ये ई बुक्स आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल बुक्स। उसके बाद टेक्निकली आपने इंट्रोडक्शन में कुछ और नहीं करना। एक जगह पे हमने टॉपिक का नाम ऐड किया, दूसरी जगह पे हम करते हैं कीवर्ड ऐड। इसके अलावा मुझे सारा कुछ याद ही है। सो अगर इंट्रोडक्शन बोल के देखें तो वो बनेगी, इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट दैट ई बुक्स आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल बुक्स, which was always debatable, has now become more controversial, with many people claiming that it is beneficial while others reject this notion. The substantial influence of this trend has sparked controversy over the potential impact in recent years. In this essay, I shall discuss my point of view by analyzing the advantages. फायदे बता रहे हैं, मॉडर्न एरा है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइम चल रहा है, सारे बताऊंगी। एडवांटेजेस ऑफ, नाउ दिस इज माय, ये पूरा स्टेटमेंट मेरा हेडिंग था। जब मैंने सिर्फ कीवर्ड उठाना है तो ऐसे जिस बारे में मेन बात कर रहा है वो कीवर्ड उठा लेना है। एडवांटेजेस ऑफ ई बुक्स एंड दस विल लीड टू अ प्लॉसिबल कंक्लूजन।
सब कुछ मैं घर से याद करके गई थी, सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड था। सिर्फ पेपर में जो ऐसे आएगा आपको एग्जाम में, आपने वहाँ क्वेश्चन से देख के हेडिंग फिट करनी है पहले ब्लैंक में, सेकंड ब्लैंक में आपने की वर्ड फिट करना है, और आपका इंट्रोडक्शन रफली अराउंड 80 वर्ड्स रेडी है। सो ऑलरेडी हम 200 में से 80 वर्ड तो लिख चुके हैं, सब कुछ मेमोराइज करके। फायदे बताने हैं ई बुक्स के। अब आते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ 1 पे। एक पैराग्राफ जब एंड होगा सिंगल बार एंटर करेंगे, अननेसेसरी बार बार एंटर करके ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देते रहोगे। सिंगल एंटर करोगे, कर्सर ऑटोमेटिकली अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और फिर यहाँ से टाइपिंग करना शुरू। अक्सर बच्चों को देखती हूँ वो हेडिंग दे देते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन। हेडिंग सिर्फ आपकी समझ के लिए है, लिखनी नहीं है हेडिंग्स। आपने सिर्फ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखना है, उसको हेडिंग्स कोई नहीं देनी। कहीं पे कुछ अंडरलाइन, हाईलाइट ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब जब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 पे, ऐसे में मैंने कहा मैं सारे ई बुक्स के बताऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के, ई लर्निंग के नाम से भी आ सकता है, ऑनलाइन लर्निंग के नाम से भी आ सकता है, टॉपिक सेम रहेगा। अब जब फायदे बताएंगे तो लैंग्वेज देखो। To commence with, there are a number of arguments in favor of my belief, but the most preponderant one stems from the fact that dash। यहाँ डैश है, डैश का मतलब एसे के हिसाब से पॉइंट फिल करना है। बच्चे 58 एसेज हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने आपको कहा था सिर्फ हमने ये फिक्स्ड पॉइंट्स याद रखने हैं, बस इतने से रफली अराउंड 45 पॉइंट्स हैं, जिससे आप कोई मर्जी ऐसे अटेम्प्ट करके देख लें, हो पाएगा। अब पहली शीट पे आप देखो सारे एग्री के पॉइंट्स हैं। यस, एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे आ गया। आपका पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। फिट हो सकता है ई लर्निंग के हिस्से में। यस, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट वाला पॉइंट देखो 4th, हो सकता है। इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, हो सकता है। यस, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। 3rd लास्ट पॉइंट देखिए, इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ देयर एंड कन्वीनियंस। ई लर्निंग के लिए नहीं पॉइंट्स बनाए हैं, पर ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इसमें भी फिट हो रहे हैं, किसी भी ऐसे में भी फिट हो जाएंगे। ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि ऐसे की लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पे एग्री के पॉइंट्स हैं, उसके बाद डिसएग्री के भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स का कंटेंट है, और अगर कंटेंट मैच ना करे तो ओवरऑल एसे में 0 भी आ सकता है। इसलिए मैं कंटेंट के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगी। एसे जिस भाषा का होगा, जो चीज़ें पूछ रहा होगा बताएंगे उसी हिसाब से, चाहे आप फिक्स्ड याद ही करके क्यों ना गए हो। अक्सर बच्चे करते क्या हैं, एक कॉमन टेम्पलेट याद कर लिया, उसमें सारे ब्लैंक्स भी फिल कर लिए, एसे और सॉल्यूशंस मांग रही होती है, और आप लोग वहाँ एडवांटेजेस दे रहे होते हो। ऐसे आ जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, और बच्चा लिख रहा होता है इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी। वोकैबुलरी कंटेंट बिल्कुल मिसमैच होता है। बजाय कि वैसे फिक्स पॉइंट्स याद करने के, आप कुछ ऐसे फिक्स पॉइंट्स याद करें जो वोकैब के साथ भी रिलेटेड रहेंगे, कंटेंट के साथ भी रिलेटेड रहेंगे, एसे के हिसाब से ही होंगे। ये जो पॉइंटर्स कंबाइंड है सब तरह के एसेज में यूज हो जाएंगे। सो पहला ब्लैंक हमने इससे फिट कर लिया। यस, काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए। आपको जो ऑप्शंस इजीली याद हो, जहाँ पे आपको लगता है कोई स्पेलिंग और ग्रामर का डाउट नहीं, वो ब्लैंक में फिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अनदर पाइवटल एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रेंड इज दैट डैश। एक और पॉइंट फिल करना है ना, क्योंकि मुझे पता है मैं जितने पॉइंटर्स दूंगी उतनी मेरी वोकैब और कंटेंट स्ट्रांग होता रहेगा, यानी कि 15 में से 5 पॉइंट्स के लिए तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। तो में से कोई एक और पॉइंट फिट कर दूंगी।
उसके बाद नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल है जो आपने एज इट इज याद की हुई है। To cite an example, data from Harvard University pointed out that more than 70% people were in favor of benefits provided by, मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे, किस चीज़ के फायदे बता रहे हो? ई बुक्स के। क्या मैं ई बुक्स को पैराफ्रेज करके ई लर्निंग कर सकती हूँ, ऑनलाइन लर्निंग कर सकती हूँ? यस। अगर पैराफ्रेजिंग आती हो तो ज़रूर छोटे छोटे वर्ड्स की पैराफ्रेजिंग कर देंगे। अगर बाय चांस कोई ऐसी टर्म नहीं आती, कोई दूसरा अक्षर उससे मिलता हुआ नहीं दिमाग में आ रहा है, तो फिर आप वहाँ पे ई बुक्स ही लिख देंगे। इंट्रोडक्शन तैयार, बॉडी पैराग्राफ 1 तैयार। फिट क्या किया है मैंने? सिर्फ एक एस्से की हेडिंग और 2 पॉइंट्स कंटेंट को मैच करते हुए। अब आ जाते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ 2 पे। ऐसे वन साइडेड लिख रहे हैं, सारे ई बुक्स के फायदे बता रहे हैं, यस और नो? यस। नेक्स्ट लाइन देखिए, इलैबोरेटिंग माई व्यू पॉइंट देयर आर सम मोर मेरिट्स बट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इफेक्ट इज दैट। अब यहाँ क्या फिट करेंगे? वही जो कॉमन पॉइंट्स याद किए हुए हैं उन्हीं में से एक और पॉइंट। हमको थर्ड लास्ट पॉइंट अच्छे से याद है? यस। आई एम जस्ट एज्यूमिंग, आपको जो याद होगा आप तो वही लिखोगे। They can also enhance the productivity and quality of their lives with much ease, efficacy and convenience. अब ये पॉइंट मुझे याद है, मैंने फिक्स पॉइंट्स में से ही यूज़ किया है, कोई नया पॉइंट वहाँ पे नहीं सोचना, सोचने के लिए इतना टाइम नहीं होगा कि सोच भी लोगे, टाइप भी कर लोगे और फिर प्रूफ रीड भी कर लोगे। इसलिए जो भी लिखना है वो ऑलरेडी फिक्स पॉइंटर्स में से सिलेक्ट करके याद करके ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप देखिए अपनी बॉडी पैराग्राफ 2 की, बिसाइड्स इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट इट इज ओनली लाइकली टू हेल्प वन थ्राइव एंड एक्सेल इन वेरिड एरियाज। फिक्स लाइन है, एज इट इज लिखनी है। लास्ट लाइन, हेंस इट इज एपरेंट व्हाई मेनी आर इन फेवर ऑफ दिस ट्रेंड। तैयार हो गया बॉडी पैराग्राफ 2B। अब आते हैं कंक्लूजन पे। According to the argument stated above, one can reach to a conclusion that the benefits of, किसके फायदे बता रहे हो? Benefits of instrument too great to ignore. So अगर मैं सम अप करूँ इस पूरे एस्से के टेम्पलेट को, तो ऑलरेडी जो आपका टेम्पलेट है वो 200 अक्षर से ऊपर का है। पहली चीज़, ये पॉसिबिलिटी तो कभी नहीं होगी कि मेरे को 200 वर्ड्स लिखने मुश्किल हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा जो टेम्पलेट याद किया है वो 200 से ऊपर चल रहा है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड चीज़, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैंक्स में आपने पॉइंटर्स फिट करने होते हैं वो पॉइंटर्स भी आपको इस लिस्ट में फिक्स्ड दिए हुए हैं। तो मैंने पेपर में बैठ के ये भी नहीं सोचना कि इसमें आएगा क्या, क्योंकि ये जो पॉइंटर्स हैं हर तरह के एस्से में फिट होंगे। 200 वर्ड से ऊपर थे, पॉइंटर्स भी फिल हो गए। ऑन एन एवरेज आप बहुत आराम से 12 to 14 मिनट्स में ये पूरा एस्से टाइप कर लोगे, एंड आई एम वेरी श्योर कर ही लोगे मैक्सिमम 14 मिनट्स में। बच्चे 10-10 मिनट में टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम बचता है अपने कंटेंट को प्रूफ रीड करने के लिए। प्रूफ रीड, चेक करना लिखा क्या है। टाइपिंग में बहुत बार कॉमन एरर्स हो जाते हैं। एरर्स लाइक कोई की ज़्यादा प्रेस हो गई, टाइप हो गया, कहीं पे स्पेस देनी रह गई, 2 वर्ड्स इकट्ठे टाइप हो गए, कहीं पे फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना भूल गए हो, वो ध्यान रखना। कॉमा के बाद स्पेस देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर करा भी है कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके 15 पॉइंट्स में स्कोर कंट्रीब्यूट करेंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप कंप्लीट एस्से टाइप कर लेते हो, प्रूफ रीडिंग कभी भी टॉप टू बॉटम नहीं करोगे, पहले अक्षर से चेक करना नहीं शुरू करोगे। रीज़न बीइंग, आपको फ्लो में सब कुछ मेमोराइज हो आता है, वही बोलना शुरू हो जाता है, स्क्रीन पे इतना ध्यान नहीं देता। आपके याद करने में दिक्कत नहीं है, आप जो टाइपिंग कर रहे हो उसमें टाइपिंग एरर्स हुए हो सकते हैं,
उस चीज़ को चेक करने के लिए हम हमेशा लास्ट वर्ड से शुरू करेंगे और वो भी उल्टी डायरेक्शन में। लिखते लेफ्ट टू राइट हो ना, यहाँ से हो ना, करना है तो यहाँ से शुरू करना है, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ऑपोजिट सीक्वेंस बैकवर्ड्स किसी को भी नहीं याद होती। जब आप हर वर्ड को उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे, अब मैंने बुक्स अगर उल्टा पढ़ना शुरू करा तो पांचों लेटर्स चेक करनी पड़ेंगी ना कि क्या टाइप हुआ है, गलतियां अपने आप सामने आ जाएंगी। सो प्रूफ रीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स से स्कोर, इतना अच्छा लिख के और सब कुछ प्रिपेयर करके भी स्कोर गंवाना तो फिर वो सही बात नहीं है। क्लियर है? एनी डाउट्स विद योर एसे? यस बेटे। अब इनका क्वेश्चन कि मैम अगर 2 ऐसे आ गए तो, और हम टेम्पलेट तो एक ही याद करके जा रहे हैं और बाय चांस दोनों आ भी वन साइडेड ही गए तो पॉइंटर्स भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। बच्चे, सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू मार्क यू, देयर इज 0 ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। टीचर नहीं चेक करती पीटी का पेपर, कोई भी मॉड्यूल टीचर से मार्क नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का जो लॉगरिथम है एक बारी में एक को मार्क करता है, नेक्स्ट को नेक्स्ट पे पैरामीटर्स पे मार्क किया जाएगा। सो सॉफ्टवेयर कंपेयर नहीं करता आपके आंसर्स, दैट टीचर्स डू, कि आपने एक आंसर में भी ये लिखा, नेक्स्ट में भी यही लिखा है। बट वहाँ पे क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर नंबर दे रहा है, सॉफ्टवेयर के केस में आप चाहे एसे राइटिंग हो, चाहे आपकी डिस्क्राइब इमेजेस हो, इमेजेस के लिए भी तो हम कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं। 4 से 5 इमेजेस आनी है मेरे को, अगर चारों बार ग्राफ आ गई और मैं चारों के लिए सेम चीज़ यूज़ करूँगी तो क्या मेरा स्कोर नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके कंटेंट कीवर्ड्स हैं वो नहीं ना आप घर से याद करके जा रहे, वो तो हम वही लिख रहे हैं जो एसे के अकॉर्डिंगली है। और कंप्यूटर के केस में स्कोरिंग में कंपैरिजन कोई नहीं होते, एक बार में एक क्वेश्चन स्कोर किया जाता है, ओवर हो जाता है, नेक्स्ट की स्कोरिंग नेक्स्ट होती है। सो ये डाउट मत रखिएगा कि बाय चांस 2 एसेज आ गए या इमेजेस एक जैसी आ गई तो कंटेंट रेपिटेटेड नहीं माना जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनी अदर डाउट्स? कितना भी अच्छा ऊपर लेके जाएंगे तो नंबर कटेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास टेम्पलेट भी है और मेरे को फिक्स्ड पॉइंट्स भी आते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना जब खुद सोचना पड़े, दिमाग का यूज़ करना पड़े तो कष्ट होता है। जब चीज़ें याद हुई होती हैं तो फटाफट लिखते ही जाते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उतना ही लिखें जितना रिक्वायर्ड है, एनीवेयर बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिक्स्ड पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस इट इन द अपकमिंग सेशन।